जहाँ जिस घर में कोई बेटा या बेटी नशे की बीमारी में मुब्तला होता है तो उस घर में तो क़यामत बीत जाती है। जो बुनियादें हैं बच्चे की अगर मजबूत हों तो आगे जाके वो जिस कदर भी तालीम हासिल करे या जिस कदर भी ज़्यादा वो तरक्की करे उसे नशे की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर वो सलाहियतें पहले से उजागर हो चुकी होंगी जिन्हें हम एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं। अगर कोई किसी सरबराही के मनसब पे है या कोई ज़िम्मेदारी उठाए हुए है और उसे स्ट्रेस मैनेज नहीं करनी आती तो फिर वो नशे की तरफ रुझान हो सकता है। इसके अलावा इम्पल्सिविटी ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है कि आप पहले तोलें और फिर बोलें, फिर काम को शुरू करना जिसे हम टास्क इनिशिएशन कहते हैं। किसी से बात करते हुए तवज्जो से उसकी बात को सुनना, ये जिसे सस्टेन्ड अटेंशन कहते हैं, और अपने बिहेवियर्स को बिल्कुल ऐसे देख सकना जैसे कि हम दूसरों के बिहेवियर्स को देखते हैं, ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है और इन सब को हम टीनेज एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं। आज जिस कदर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा में नशे का इस्तेमाल देखने में आता है और ख़ास तौर पर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ और भी ज़्यादा बेड़ा गर्क है। चूँकि ये चीज़ अब आम होती जा रही है तो हमें इसमें से शेम को निकालना पड़ेगा। जो इब्तदाई कंसल्टेशन है वो अब स्काइप पे हो सकती है। इलाज का फ़ैसला इर्द गिर्द के लोगों से उभरेगा जो दर्द दिल रखते हैं। नशे के मरीज़ के साथ 5-7 साल रहते हुए उसकी बीमारी का साया फैमिली पर भी पड़ जाता है। जी, हम ज़िंदगी में मदद हासिल कर सकते हैं जो कि कमज़ोरी की नहीं ताकत की निशानी है। एक बहुत लंबा अरसा माँ बाप जो हैं वो इस उम्मीद में ज़ाया कर देते हैं कि अच्छा ये खुद ही छोड़ देगा या इसकी मर्ज़ी नहीं होगी जब तक, तो ये इससे हम कैसे छुड़वा लेंगे। जी, जहाँ जिस घर में कोई बेटा या बेटी नशे की बीमारी में मुब्तला होता है तो उस घर में तो क़यामत बीत जाती है। और ओवरऑल दुनिया में चूँकि ये मसला पिछले 50 साल से बहुत बढ़ रहा है तो पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है और अमेरिका में पाकिस्तान से ज़्यादा लोग नशे की बीमारी में मुब्तला हैं। पूरे अमेरिका में 9.1% लोग नशे की बीमारी में मुब्तला है और पाकिस्तान में सूरत हाल इससे काफ़ी कम है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक 76 लाख लोग नशे की बीमारी में मुब्तला है। लेकिन ये कहने का मतलब इसको अंडर एम्फेसाइज़ नहीं करना, बल्कि इस बात की अहमियत को मैं बहुत उजागर करना चाहूँगा। मसला बहुत अहम है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जैसे कि वालिदैन जिनके बच्चे ख़तरे में हैं, हुकूमत जिनकी ज़िम्मेदारी होती है कि ना सिर्फ आगाही पैदा करे मसलों पर बल्कि तदारक भी करे और उन इम्कानात को कम से कम करने की कोशिश करे जो नशे की बीमारी की तरफ धकेल देते हैं किसी इंसान को। बच्चों में ये बीमारी बहुत कम है जो स्कूल गोइंग हैं, लेकिन जो कॉलेज गोइंग है फिर उसमें कुछ तादाद बढ़ती है, फिर यूनिवर्सिटी में और ज़्यादा तादाद बढ़ती है। जो लोग फारिग तहसील होते हैं, रोज़गारों पे जाते हैं, तो उनमें तादाद फिर बढ़ती रहती है। और जो शख्स भी ज़िंदगी में जितना कामयाबी के अरूज को पहुंचता है उसके नशा करने के इम्कानात भी बढ़ते हैं। इसी वजह से सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा नशे की बीमारी में मुब्तला होते हैं। अफसरान जो कि बहुत इख्तियारात रखते हैं और ज़िंदगी में बहुत आसाइशें रखते हैं, उनमें भी नशे की बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसकी वजह यह नहीं है कि कामयाबी कोई बुरी चीज़ है या उम्र के बढ़ने के बाद कोई मत मारी जाती है। जो बुनियादें हैं बच्चे की अगर मजबूत हों तो आगे जाके वो जिस कदर भी तालीम हासिल करे या जिस कदर भी ज़्यादा वो तरक्की करे उसे नशे की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर वो सलाहियतें पहले से उजागर हो चुकी होंगी जिन्हें हम कहते हैं एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं। अगर कोई किसी सरबराही के मनसब पे है या कोई ज़िम्मेदारी उठाए हुए है और उसे स्ट्रेस मैनेज नहीं करनी आती तो फिर वो नशे की तरफ रुझान हो सकता है। इसके अलावा इम्पल्सिविटी यानी अचानक जो लोग कोई ना कोई फ़ैसला करते हैं और अमल कर गुज़रते हैं, कोई बात मुंह से सोचे समझे बिना निकाल देते हैं जिसका बाद में बहुत फॉल आउट होता है, खुमियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है कि आप पहले तोलें और फिर बोलें। अच्छा, एग्जेक्टिव स्किल्स में फिर ये भी है कि आपके अंदर लचक हो, आप
हमेशा मुश्किलात को देखते हुए अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा रद्दोबदल कर दें, चेंज कर सकें। जैसे यू टर्न ले लेना। नहीं, यू टर्न लेना जो है वो तो बड़ी बात है, वो तो है कि आप अपने गोल से बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में चल जाएं। लेकिन जैसे चींटी होती है तो वो कभी यू टर्न नहीं लेती, आप उसका जितना भी रास्ता रोकें, चींटी अपने मंजिल की तरफ ही चलती है। अगर आप कोई रुकावट खड़ी कर दें तो वो साइड से गुजर के डिविएट करके फिर उसी जानिब चलती है। यू टर्न जो होता है ये तो वापसी का सफ़र है, फिर काम को शुरू करना जिसे हम टास्क इनिशिएशन कहते हैं, फिर अटेंशन दे सकना क्लास में या ज़िंदगी में किसी से बात करते हुए तवज्जो से उसकी बात को सुनना, ये जिसे सस्टेन्ड अटेंशन कहते हैं, ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है। और अपने बिहेवियर्स को बिल्कुल ऐसे देख सकना जैसे कि हम दूसरों के बिहेवियर्स को देखते हैं, ये भी एक एग्जेक्टिव स्किल है। और इन सब को हम टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं। और टीन एज एग्जेक्टिव स्किल्स टीन एज में नहीं हासिल की जाती, ये टीन एज से पहले हासिल की जाती हैं। अच्छा, जब लोग एग्जेक्टिव स्किल्स हासिल नहीं कर पाते, जो कि हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का वतीरा ये नहीं है कि एग्जेक्टिव स्किल्स सिखाई जाए, बल्कि वो वहाँ हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। एक दफ़ा जब हम अपने आप को मूड और मिजाज बदलने की ड्रग्स या अल्कोहल के हवाले करते हैं या ऐसे लोगों का साथ अपना लेते हैं जो इन अशगाल में मसरूफ़ हैं, तो हमारी बागडोर हमारे हाथ में फिर नहीं रहती। डॉक्टर सदाकत अली बड़ी अहम और बड़ी हट के बात कहते हैं कि बर वक्त बच्चों को नशे के ख़िलाफ़ हिफाजती टीके लगवा लीजिए। इस पे बात करेंगे, नशे के ख़िलाफ़ कैसे हिफाजती टीके लग सकते हैं। अच्छा, वो इस्तारा के तौर पर मैं ये बात करता हूँ। ये मैं उन स्किल्स के बारे में बात करता हूँ जिनके बारे में मैंने अभी कहा कि एग्जेक्टिव स्किल्स, यानी जो हमारा आगे चल के जो लोग करता धरता बनते हैं। एग्जेक्टिव को उर्दू में हम कहेंगे करता धरता या करूँ, मतलब जिसने भी कुछ करना है तो उसको मुश्किलात तो पेश आएंगी, उसको एंग्जाइटी भी होगी, लोग रुकावटें भी डालेंगे, उसे गुस्सा भी आएगा। शाम को लोगों को ये बहाना चाहिए कि वो किस तरीके से अपने आप को अब रिलैक्स करें। शराब का मामला जो है 10,000 साल से इस दुनिया के लिए आहिस्ता आहिस्ता अज़ाब बनता जा रहा है। और जो चीज़ जितनी पुरानी होती है वो उतनी फेमिलियर होती है। आप देखिए, शायर जो है वो शराब का किस तरह रोमानवी अंदाज में ज़िक्र करते हैं, यानी ब्रेकअप होता है, नशे या शराब उसका एक फितरी नेमुल बदल बन जाता है। क्या पेरेंट्स को ये सोचने की ज़रूरत है कि चाहे उन अच्छा वो सोचें अपने बच्चों के बारे में, फिर भी उनको ये एजुकेशन उनको देनी चाहिए? आज जिस कदर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा में नशे का इस्तेमाल देखने में आता है, और ख़ास तौर पर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ और भी ज़्यादा बेड़ा गर्क है, तो वालिदैन सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि उनकी औलाद को नशे के हवाले से हकीकी ख़तरा दरपेश है। जब भी बच्चा प्रोटेस्ट करता है और उसका रिवॉर्ड उसको मिलता है तो इससे ख़राबी की राह हमवार होती है। माँ बाप को थोड़ा बहुत तहम्मुल के साथ अपने बच्चों को डील करने की ज़रूरत होती है। मोहसिन नवाज़, बीइंग डायरेक्टर PR, तो मुझे ये बताइएगा कि ओवर लास्ट 20 ईयर्स और ख़ास तौर पे ये दौर हाजिर में अभी आपने क्या बदलते हुए ट्रेंड देखे हैं कि नशे के हवाले से और ड्यूल डायग्नोसिस के हवाले से कैसे आपसे लोग जो राब्ता करते हैं उनकी फ़िक्रमंदी अपने प्यारों के मुतालिक क्या होती है और किस तरह से नशे की वबा जो है वो अब करवट बदल रही है? इजाज़ भाई, शऊर तो बड़ा है, ख़ास तौर पे इन पिछले अगर मैं देखूं कि 15 साल में ख़ास तौर पे काफ़ी तेज़ी से तब्दीली आई है। और उसकी एक बुनियादी वजह मीडिया का और सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का रोल है। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब डॉक्टर सदाकत अली साहब की शिरकत TV प्रोग्राम्स में एक सीक्वेंस के साथ ज़्यादा तवातुर के साथ होने लगी, तो फिर कॉल्स का नंबर बहुत बढ़ने लगा और लोगों को शऊर मिलने लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि अनडिस्कसेबल हैं, जिनको डिस्कस करने की ज़रूरत है जी। तो नशे की बीमारी में बहुत सारी रुकावटें हायल होती हैं और फैमिली के बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। मेरे पास रोज़ाना ऑन एवरेज कोई 50 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि नई फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रब्ता करते हैं। कई लोग समझते भी हैं जब वो
CEOs को या बड़े अफसरान को या नामी ग्रामी लोगों को शराब पीते हुए देखते हैं तो वो यूँ समझ लेते हैं कि इनकी कामयाबी की वजह जो है वो शराब पीना है, जबकि दर हकीकत कामयाबी उनकी किसी और वजह से होती है। दुनिया भर में जो हुक्मरान हैं उनके अंदर भी ये नशों का इस्तेमाल या शराब का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। पाकिस्तान की तारीख़ पे नज़र डालें तो बहुत लाजवाब हुक्मरान भी ऐसे गुज़रे जिन्हें अपने मूड और मिजाज को मुनज़्ज़म करने के लिए नशे का सहारा लेना पड़ता था। ये किस कदर बेबसी की बात है। मरीज़ का भी नशे के साथ या शराब के साथ जो ताल्लुक़ है वो लव हेट रिलेशनशिप होता है। चूँकि ये चीज़ अब आम होती जा रही है तो हमें इसमें से शेम को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक शेम को नहीं निकालेंगे तब तक इलाज की राह हमवार नहीं होगी। जो इब्तदाई कंसल्टेशन है वो अब स्काइप पे हो सकती है, वो टेलीफोन पे भी हो सकती है, और फिर जब एतमाद बहाल हो जाता है, फिर जब बहुत सारी मालूमात हासिल हो जाती हैं, जब उम्मीद के चिराग जलने लगते हैं तो शर्म कम हो जाती है। एक तो शेम का पहलू है, दूसरा पहलू वो डुअल डिसऑर्डर का है कि जब नशे की बीमारी, जो कि बजाते खुद एक ब्रेन डिसऑर्डर है, और उसके साथ एक मूड डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर या कोई डिप्रेशन का मामला भी अगर हो तो ये फिर काफ़ी मुश्किल मामला हो जाता है, क्योंकि मरीज़ तावन नहीं करता, वो अपने नशे के हक़ को महफूज रखने के लिए एग्रेसिव बिहेवियर करता है, वो दुनिया भर की लॉजिक्स लाता है, क्योंकि उसको हर हालत में नशा करना है, हर रोज़ नशा करना है। छोटी सी ब्रेक लेंगे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक। एडिक्शन जिसे बहुत ही स्पेशलाइज सा एक काम समझा जाता है, असल में बहुत सारे स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स को एडिक्शन से रिलेटेड न्यूज़ और मरीज़ों से वास्ता पड़ता रहता है। तो जिसे हम एक ऐसा मसला समझते हैं जो कि आइसोलेटेड है, वो इतना आइसोलेटेड है नहीं, और इस पे पर्दा डालने में तकरीबन सारे माशरे की एक डिनाइल या खुद फरेबी का जो मामला है वो साफ नज़र आता है। कुछ प्राइमरी एनेबलर्स होते हैं, जैसे बीवी या माँ बाप या बहन भाई या जो एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग हैं। फितरी तौर पर लोग ये छुपाना चाहते हैं कि उनका कोई फैमिली मेम्बर है जो कि नशे का मरीज़ है। तो प्राइमरी एनेबलर्स तो बहुत मुसीबत में होते हैं और उनकी तकलीफ़ नशे के मरीज़ से कहीं ज़्यादा होती है। फिर सेकेंडरी एनेबलर्स होते हैं जो वर्क प्लेस पे कोशिश कर रहे होते हैं कि ये बंदा जो हमारा दोस्त है और नशे की बीमारी में मुब्तला है, वो उसकी नौकरी को बचाने के लिए मुआविन साबित हो जाते हैं। फिर टर्शरी एनेबलर्स भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा हालात का पता नहीं होता, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर कोई बंदा ट्रैंक्विलाइज़र लेता है या नशा करता है या शराब पीता है तो ये दुखी तो होगा, और उसके दुख दूर करने के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा वो भी ज़रूर डालते हैं। वैसे भी लोग चाहते हैं कि दूसरों के जॉब या नौकरी सलामत रहे, लेकिन नशे के मरीज़ों के लिए दिलो जान से लोग ये कोशिश कर रहे होते हैं कि उसको कोई खुमियाजा ना भुगतना पड़े, जबकि इंसान लेक्चर से उतना नहीं सीखता जितना तजर्बे से सीखता है। सो पहली बात तो ये है कि नशे की बीमारी में ख़ुद तो मरीज़ को कभी तकलीफ़ ना दें, कोई ताने ना दें, कोई मार पिटाई ना करें, ये बहुत बुरी बात है।
उसके साथ कोई ऐसा काम ना करें जो गैर अखलाकी है या गैर शरई है या गैर कानूनी है। लेकिन अगर उसके अपने नशे के गोरख धंधे से कोई तकलीफ़ उभर रही है तो फिर आप अपने आप को ज़रा डिटैच रखें उस चीज़ से और उस तक वो तकलीफ़ जो है पहुंचने दें, ताकि वो क्लियरली देख सके कि मुझे तकलीफ़ पहुंच रही है और मेरे अहले खाना से नहीं पहुंच रही बल्कि नशे से पहुंच रही है। मरीज़ का जो दिमाग है वही तो बीमार है। नशे की बीमारी एक ब्रेन डिसऑर्डर है। तो जब मैदे में तकलीफ़ होती है तो दिमाग फ़ैसला करता है कि डॉक्टर पे जाओ। जब बीमारी का गढ़ जो है वो दिमाग में हो तो दिमाग फिर ये फ़ैसला भी नहीं कर पाता कि इसके इलाज के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जहाँ किसी को नशे की बीमारी या शराब नोशी जैसा ब्रेन डिसऑर्डर हो तो इलाज का फ़ैसला इर्द गिर्द के लोगों से उभरेगा जो दर्द दिल रखते हैं। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं हमारे एडिक्शन साइकोलॉजिस्ट हैं, किंग्स कॉलेज लंदन से फारिग तहसील होकर मास्टर्स करके तशरीफ़ लाए हैं अब्दुर्रहमान सदाकत साहब। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, यू आर ए यंग मैन, आप यंगस्टर्स की काउंसलिंग करते हैं, वो ड्रॉप आउट्स होते हैं, वो अपनी तालीम छोड़ चुके होते हैं या उनके कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, तो इस पे आप हमें ज़रा ओवरव्यू दें। असल में यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान में भी या बाहर जो बहुत बड़ी और मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें काफ़ी जो ट्रेंड एक शुरू होता है अगर एडिक्शन का, तो वो शुरू होता है सिगरेट स्मोकिंग की तरफ से। और उसके ऊपर अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने दुनिया में स्मोक फ्री कैंपसेस को प्रमोट करना शुरू किया है, ताकि एक चीज़ शुरू ही जो यहाँ से होती है जो गेटवे ड्रग है और फिर आगे जो मैरिजुआना और फिर उससे ऊपर की ड्रग्स की तरफ जाती है तो वो रास्ता यहाँ से रुके। एक बहुत लंबा अरसा माँ बाप जो हैं वो इस उम्मीद में ज़ाया कर देते हैं कि अच्छा ये खुद ही छोड़ देगा या इसकी मर्ज़ी नहीं होगी जब तक, तो ये इससे हम कैसे छुड़वा लेंगे जी। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मलिक साहब बात कर रहे थे कि नशे के मरीज़ की मर्ज़ी कोई हो नहीं सकती, वो किसी भी टाइम जो है वो अपनी नॉर्मल सेंसेस में रहता नहीं है और उसका ब्रेन हाईजैक्ट होता है जी। तो उसके करीबी जो लवाहिकीन है उनको चाहिए कि प्रॉपर मदद हासिल करें। जब तक पेशेंट राज़ी नहीं हो रहा तो कम से कम खुद काउंसलिंग में आएँ और ख़ुद तौर तरीके सीखें जिससे कि वो किस तरह राज़ी कर सकते हैं अपने बच्चों को कि वो इलाज की तरफ जाएं। घर वाले कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है नॉलेज की, जिसका मसला है उसका इलाज करें या उसको ठीक कर दें, तो ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले जो है वो फैमिली मेम्बर्स को इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। अब्दुर्रहमान सदाकत साहब मारूफ भी हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं फैमिलीज़ में कि ये बिगड़े हुए रवैयों के साथ जो नौजवान आते हैं ये उनको सीधे रास्ते पर चला देते हैं। शॉर्ट ब्रेक। आज फिर भी कराया तुम? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक। जो आपने यूनिवर्सिटियों की बात की तो नेचुरली दुनिया भर में ये एक मसला दरपेश है और इसमें खाली स्टूडेंट्स का मामला नहीं है जब तक कि उन्हें टीचर्स की ब्लेसिंग हासिल ना हो। और चूँकि ऐसी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटियों के जो टीचर्स हैं वो भी बहुत काबिल और नामी ग्रामी होते हैं, इसलिए वो जो भी काम करें चाहे वो गलत भी हो उसे दुरुस्त समझा जाता है। तो जब पार्टीज़ में टीचर्स भी होते हैं और स्टूडेंट्स भी होते हैं और टीचर भी ड्रिंक कर रहे हैं या टीचर अपने फेसबुक के पेज पे चरस को कोई अच्छी चीज़ करार दे रहे हैं, तो यंगस्टर के लिए
ये फिर बहाना बहुत अच्छा बन जाता है। जो पहले ही ज़हनी तौर पर पीयर प्रेशर को फेस कर रहा है कि उसके कुछ दोस्त अहबाब उसे चरस पीने की दावत दे रहे हैं और उसका एक टीचर भी यही कह रहा है, तो एक महदूद तजर्बे के हामिल नौजवान के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। और जब तक उसके हालात अच्छे होते हैं या वो ज़हनी तौर पर पुरसुकून होता है तो वो रेजिस्ट करता है, लेकिन जिस दिन कभी उसको ज़िंदगी में किसी चैलेंज का सामना होता है, किसी मायूसी का सामना होता है या बेचैनी दरपेश होती है, तो फिर वो एक तजर्बा चरस का करने के लिए तैयार हो जाता है और ये एक ख़राब ज़िंदगी की इब्तदा भी हो सकती है उसके लिए। यूनिवर्सिटी के अंदर भी नेचुरली सिगरेट पीना एक जुर्म है, लेकिन इंतज़ामिया ये ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करती और बज़ाहिर उन्होंने कुछ स्मोक फ्री जोन्स बनाए होते हैं जहाँ तलबा जाके बैठ के तो धुएँ के गोले उड़ाते हैं। और फिर जब कोई नशा करता है तो वो कोई बहुत ज़्यादा क़वायद ज़वाबत का पाबंद नहीं होता, फिर वो किसी भी जगह नशे का शुगल करना चाहेगा, क्योंकि एडिक्शन की जो बुनियादी खसलतें हैं उनमें से एक यह है कि आप जगह या मौका या मिकदार का तयन नहीं कर सकते। ये तयन आपकी बीमारी करती है और बीमारी अपने आप को बढ़ाने के लिए, परपिचुएट करने के लिए बहुत हीले और बहाने भी फराहम करती है। यूनिवर्सिटियों की इंतज़ामिया अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो अपने प्रेमिसेस को ड्रग फ्री बनाएं और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप रैंडम कंप्यूटर टेस्टिंग के ज़रिए सैंपल्स ले सकते हैं, यूरिन सैंपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स के, और उसकी बुनियाद पर उनका आइंदा यूनिवर्सिटी में करियर जो है वो दाव पे लग सकता है अगर उनके यूरिन सैंपल क्लियर नहीं आते। इसी तरह इंतज़ामिया में और तदरीस के अमले में भी ऐसी यूरिन सैम्पलिंग होनी चाहिए। और अगर कोई यूनिवर्सिटी इस किस्म के इक़दामात करे तो इब्तदाई तौर पर उन्हें कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन यही वो यूनिवर्सिटी होगी कि जो वालिदैन का एतमाद जीतने में कामयाब होगी। ख़ास प्लान के तहत स्टेप बाय स्टेप ऐसे इक़दामात करते हैं जिससे कि यूनिवर्सिटी ड्रग से बहुत आसानी से पाक हो सकती है, लेकिन इसमें कम से कम 2% तलबा को इस प्रोग्राम में आखिरकार आपको यूनिवर्सिटी से ख़ारिज करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जहाँ 98% तलबा के मुस्तकबिल का सवाल हो, वहाँ 2% कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। सो रूल्स होते हैं और आप रूल्स के मुताबिक अगर यूनिवर्सिटी को मनशियात से पाक करना चाहते हैं तो ऐसा जो प्रोग्राम है वो हम कुछ यूनिवर्सिटियों के साथ ऑलरेडी कर रहे हैं, और अगर कोई और यूनिवर्सिटी भी करना चाहे तो हमारी खदमात इस बारे में हाज़िर हैं। कोई सिगरेट सादा नहीं होता, ये हम इंसान बहुत सादा हैं कि सिगरेट एक बहुत स्ट्रॉन्ग नशा है। दुनिया भर में अगर तमाम नशों पर नज़र डाली जाए तो सबसे ज़्यादा जो अम्बात वाक़ होती हैं उनके पसे पर्दा ये तंबाकू नोशी है। सो चूँकि ये बहुत पुराना नशा है, चूँकि ये हमारे गिरदो पेश में हमारे बुज़ुर्ग भी हुक्का सिगरेट ये पीते रहते हैं, तो फिर हमें ये फेमिलियर सा लगने लगता है, ये ठीक सा लगने लगता है। बहुत सी चीज़ें ठीक नहीं होती, लेकिन जब मुअज़्ज़ज़ लोग वही चीज़ें करते हैं तो वो बज़ाहिर ठीक लगने लगती हैं। हकीकत इसके बरक्स है। मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई मरीज़ होगा जो एकदम हार्डकोर ड्रग्स पे जाए, जैसे हेरोइन या कोकेन या क्रिस्टल मेथिस पे। शुरू में लोग सिगरेट से आगाज़ करते हैं। सो ये चंद छोटी छोटी चीज़ें हैं। मूड का ताल्लुक एक्चुअली हमारी जिस्मानी सेहत से है, बायोलॉजी से है, इसका ताल्लुक साइकोलॉजी से नहीं है। लोग समझते हैं कि ये कोई नफ्सियाती मसले हैं। एक्चुअली मूड डिसऑर्डर का आगाज़ हमारी जिस्मानी सेहत के अच्छा या बुरा होने से ताल्लुक़ रखता है। सबसे अहम बात, अगर इनमें से कोई एक बात अहम है तो वो ये है कि ठीक वक्त पे सोना और कम से कम 8 घंटे सॉलिड नींद हासिल करना। ये हमारे लिए एक अच्छा आगाज़ होगा अपनी ज़हनी सेहत को बरकरार रखने के लिए। और फिर पैदल चलने के मौके सारा दिन ढूंढते रहना। सिगरेट के बारे में ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर फैमिली में किसी ने सिगरेट का आगाज़ कर दिया है तो आप इसे मनशियात का आगाज़ ही समझें, यानी ख़त को तार समझें तो अच्छा। हमारे साथ रहिए।
गाड़ी के नीचे बंदा दिया आपके बच्चे कैसे छोड़ दूं बाबा जी, ये बोतल निकली। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ये मनशियात परस्ती, जनाब ठीक। अगर आप डीप डाउन बातचीत करते हुए महसूस करना चाहें किसी भी एडिक्ट के साथ या अल्कोहलिक के साथ, तो आप जल्द ये बात जान लेंगे कि वो नशे के हवाले से बहुत गहरा रिश्ता रखता है। ये ऐसा रिश्ता होता है सेंसिटिव, जैसे इंसान का अपने मज़हब के साथ रिश्ता होता है। ये जो स्कूल कॉलेज की एजुकेशन है, मैं समझता हूँ कि इसमें इनकलाब की ज़रूरत है कि जो मालूमात हैं वो तो अब इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, गूगल पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन जो अमली मुजाहरा है इंतज़ामी सलाहियतों का या मूड मैनेजमेंट के जो मामलात हैं या जो दुनियादारी के जो मामलात हैं, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। समटाइम फैमिलीज क्राइसिस की वजह से जब हिट रॉक बॉटम हो जाता है और फैमिली कंटेन कर लेती है, क्राइसिस में इंटरवीन कर लेती है और पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट में आ जाता है। बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि ट्रीटमेंट में स्मूथ जा रहा है और पेशेंट बेहतर हो रहे हैं, बिकॉज फिजिकली वो इम्प्रूव हो रहे होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है। ये भी है कि जब इमिनेंट डेंजर फैमिली की नज़र में से निकल जाता है ना, जो फिजिकल उसकी अपीयरेंस और हेल्थ होती है कि वो देखने में ठीक ठाक कुछ थोड़ा सा लगने लगे, उसके बाद वो उसकी साइकोलॉजिकल लर्निंग को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते और कहते हैं कि बस अब ये ठीक तो हो गया तो घर जाना। क्योंकि पहले तो वो इनकारी होता है कि मसला ही कोई नहीं, और अब वो कह रहा है कि आइंदा मैं करूँगा नहीं, तो एक वादा वो, और अब वो ये कहता है कि मैंने अपना सबक बड़ी अच्छी तरह सीख लिया है। फैमिली भी बीमार हो चुकी होती है, इसको हम शेडो इलनेस कहते हैं कि जो प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियां होती हैं या जो बड़ी बीमारियां जिनको कहते हैं, जैसे डायबिटीज़ है या दिल की बीमारी या कैंसर है, तो उसमें फैमिली के ऊपर भी बहुत बुरे असरात होते हैं ऑन गोइंग। और नशे के मरीज़ के साथ 5-7 साल रहते हुए उसकी बीमारी का साया फैमिली पर भी पड़ जाता है। जी, बज़ाखिर ये बहुत गुस्ताखी लगती है कि हम किसी पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को ये कहें कि खाली ये नहीं आप भी बीमार हैं, लेकिन खुदा लगती बात यह है कि फैमिली की ज़हनी सेहत भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई होती है। और जिस तरह मरीज़ का अपने नशे के साथ लव हेट रिलेशनशिप होता है, तो फैमिली का भी अपने मरीज़ के साथ एक लव हेट रिलेशनशिप होता है। जहाँ हम कहते हैं कि इट इज़ ए फैमिली डिजीज़, तो फिर ट्रीटमेंट भी पूरी फैमिली का होता है। और डिसईज़ जो है ये कोई बहुत गंभीर लफ्ज़ नहीं है। डिसईज़ का मतलब है जहाँ ईज़ बाकी नहीं रहती। तो अगर मरीज़ को डिसईज़ है तो फैमिली को भी तो डिसईज़ है ना। तो फैमिली के लिए ये तस्लीम करना, हम सब के लिए ये तस्लीम करना कि हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ डिसईज़ है, ये ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन ये पहला मरहला है कि हम मान लें कि हमें किसी डिसईज़ का सामना है। मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि वैसे तो हम सब में ही इस्लाह की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हमें किसी डिसीज़ का सामना होता है तो ये ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। हम ज़िंदगी में मदद हासिल कर सकते हैं जो कि कमज़ोरी की नहीं ताकत की निशानी है। और मदद की राह इस तरह हमवार होती है जब हम ये फ़िक्र करना छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हमें ज़्यादा परवाह इस चीज़ की होनी चाहिए कि जिस मसले में हम फंसे हुए हैं उसमें से निकल आएँ। हमारा बेटा नशे से निजात हासिल कर ले, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि किसी को पता चलेगा कि वो नशे का मरीज़ है या नशे के इलाज में है। फ़िक्र से कोई मसला हल नहीं होता, तदाबीर से मसला हल होता है, गोल सेटिंग से मसला हल होता है। और गोल सेटिंग में जहाँ ये गोल इम्पॉर्टेंट है कि हमारा प्यारा नशे से निजात हासिल करें, वहाँ इसके लिए सही वक्त एलोकेट करना कि ये मसला कितने अरसे में हल होगा,
ये हमें बहुत सी फ़िक्रों से निजात देता है। लोग समझते हैं कि कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, ये माजी बाइद में शायद ऐसा दुरुस्त हो, लेकिन आज की बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ आप एडवेंचरस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं अपने ख़ानदान के मसले हल करने के लिए। और उसमें एक जो मैं ये भी टिप देना चाहूँगा कि ये जो मुक़द्दस मंसूबा है अपने किसी फैमिली मेम्बर को नशे से निजात दिलाने का, अगर आप पुरजोश तरीके से इस मंसूबे में हिस्सा लें और इसको एंजॉय करना शुरू कर दें तो ये एंजॉयमेंट आपको थकने नहीं देगी और आखिरकार आप कामयाबी हासिल कर लेंगे।